तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, तो आइए जरा सा इसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो फिर नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा जी। तो आप सिर्फ यहाँ समझिए कि वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ग्लूकोज विभिन्न पथों द्वारा कैसे टूट रहा है, इनको लिखित रूप में भी जो है यानी नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन होता है ये जी। यानी कि इसको आप कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको आप कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले वायवीय श्वसन वो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा जी, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। और वायवीय श्वसन जो होता है चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसमें उत्पन्न जो ऊर्जा है वो ज्यादा होती है। जैसे यहां देख सकते हैं, यहां कंप्लीटली जो है ये वायवीय श्वसन ही है। तो यहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में आपका पाइरूवेट कंप्लीटली टूट गया है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण किया है। और जो यहां पे चूंकि ऑक्सीजन, इसको मिटा देते हैं, यहां ऑक्सीजन चूंकि अनुपस्थित है, इस वजह से यहां पे उत्पन्न ऊर्जा की जो मात्रा है वो इनकी तुलना में इन कंपैरिजन टू द एरोबिक रेस्पिरेशन तो ये बहुत कम है। जैसे या चाहे आप यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है और यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है कि ये ग्लूकोज जो पाइरूवेट में टूट रहा है, तो ये भी तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है, तो ये भी एक अवायवीय श्वसन है। यहाँ पर जो अभी आपने देखा था यीस्ट के बॉडी में पाइरूवेट जो है एथेनॉल में जो टूट रहा था कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ भी ऑक्सीजन अनुपस्थित था, तो ये भी अवायवीय श्वसन है। यहाँ ऑक्सीजन का अभाव है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ भी नहीं है, तो ये भी एक अवायवीय श्वसन है। तो अवायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होगा वह पाइरूवेट हो सकता है, वह एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वह लैक्टिक अम्ल हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल होता है, जबकि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है जी। एक चीज और, वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है वह कंप्लीटली मतलब के टूट जाता है, मतलब पूर्णतः वह टूट जाता है। और जबकि अवायवीय श्वसन में जो है आपका ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूट रहा है, चाहे तो या तो पाइरूवेट में टूट रहा है तब भी ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूट रहा है, या एथेनॉल में टूट रहा है तब भी नहीं टूट रहा है, या लैक्टिक अम्ल में टूट रहा है ना। तो किसी भी केसेस में अवायवीय श्वसन में आपका ग्लूकोज जो है आंशिक रूप से टूटता है, पूर्णतः नहीं टूटता है जी। इस चीज को हमें समझना चाहिए। अच्छा, और क्या कह सकते हैं, हाँ, और ये कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन जो होता है वह आपको कोशिका द्रव्य में होता है जी। सॉरी, वायवीय श्वसन जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जी। वायवीय श्वसन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और अवायवीय श्वसन आपका कोशिका द्रव्य में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। अच्छा, तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम होंगे, मैट्रिक के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने देखा 2 क्वेश्चन तो बहुत ही है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कि एक तो आपको पूछा जाता है कि ग्लूकोज का विभिन्न पथों द्वारा जो टूटना है
उसको मतलब डायग्रामेटिकली जो है उसको दिखाइए। तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम इसी टाइप से जो मैंने बनाया था अभी, उसी तरीके से बस दिखाना है, उसमें लिखना नहीं होता, बस वो डायग्राम दिखाने के लिए पूछता है। और दूसरा सवाल ये होता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ गया। बाकी लिखित रूप में नोट्स में के रूप में जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको। तो हम लोगों ने समझा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। अब हम लोग ये जानेंगे कि अलग अलग तरह के जो जंतु होते हैं उनमें श्वसन किस तरह होता है।